वी आर डूइंग फैक्टर्स, इन जिसमें हम बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर्स कर चुके हैं. वी हैव बिगिन द साइकोलॉजिकल मॉडल्स, जो हर मॉडल अपने तरीके से हर डिसऑर्डर को देखता है. सबसे पहले हमने साइकोडायनामिक कर लिया है और बिहेवियरल भी कर लिया है in the last class. Now we are going to begin with the cognitive model. अब अगर तुम्हें याद है, सबसे पहले अगर नहीं भी याद तो क्लास 11 का, तो कॉग्निशन होता क्या है? ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस में क्या क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, ये सब चीजें, थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, ये सारी चीजें कॉग्निशन में आती हैं. तो इसी का ही इफेक्ट जो है, ये किस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करते होंगे? दैट विल रिजल्ट इनटू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सोचो. Okay, that can go into neurological disorders. ठीक है. ओके फाइन, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी हम कर सकते हैं. एनीथिंग एल्स? हमने चैप्टर 2 में डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़े थे. दे वर द डिस्टॉर्टेड थिंकिंग. ठीक है, हमने चैप्टर 3 में ये टर्म भी सुनी है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग. तो बेसिकली चीजें यहीं से शुरू होती है. जब आपकी थिंकिंग डिस्टॉर्टेड हो जाती है, या फिर जो आपका बिलीफ है, आपका परसेप्शन है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी कि जो रियलिटी है आप उसको रियलिटी की तरह नहीं देख रहे हो, आप उसको नेगेटिवली देख रहे हो, या फिर अपने ही किसी फेरी लैंड में हो. ठीक है, दैट इज डिस्टॉर्टेड थिंकिंग. तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है. एंड ऑब्वियसली अगर आप अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए हो, दैट विल अल्टीमेटली लीड्स टू एबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है, बाकी सब कुछ तुमने कवर कर दिया कि अटेंशन में प्रॉब्लम आ गई तो एडीएचडी की प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, अगर आईक्यू कम हो गया तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आ जाएंगी, तो वो चीज उसमें आ गई. ठीक है, तो एक तरीके से जब आपकी ये सारी चीजें जो है हैम्पर होती हैं, तो एबनॉर्मल बिहेवियर रिजल्ट हो सकता है. ठीक है. So psychological factors are also emphasized by the cognitive model. This model states that abnormal functioning can result from cognitive problems. People may hold assumptions and attitudes about themselves that are irrational and inaccurate. जब हम अपने बारे में ऐसी चीजें होल्ड करना शुरू करते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, I am not beautiful, I am ugly, I cannot do anything, I am good for nothing, I am a zero, I am a failure. ये क्या है? ये irrational thoughts और distorted thinking है, या फिर negative attitude है towards ourselves. This will ultimately lead to abnormal behavior. क्योंकि अगर आप बार बार अपने आप को कोस रहे हो तो सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? abnormal behaviors होंगे. People may also repeatedly think in illogical ways and make overgeneralizations. That is, they may draw broad negative conclusions on the basis of a single insignificant event. अब इसका क्या मतलब है कि लोग ओवर जनरलाइजेशन भी बना सकते हैं. ओवर जनरलाइजेशन का मतलब है एक इंसिडेंट हुआ जिसके बेसिस पर तुमने पूरा का पूरा एक बिलीफ सिस्टम खड़ा कर दिया अपना. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया, मतलब किसी एक इंसान को किसी उसके एक फ्रेंड ने धोखा दे दिया, अब उसने ये बोल दिया कि सारे लड़के धोखेबाज होते हैं, सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं. दिस इज ओवर जनरलाइजेशन. एंड ओवर जनरलाइजेशन हम भी अपनी लाइफ में नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि एक इंसान ने ऐसा, अब लड़कियों के लिए जो चीजें बनी हुई हैं, लड़कों के लिए जो चीजें बनी हुई हैं, वो ओवर जनरलाइजेशन भी तो है. केतन वाला जो मर्डर केस आया है, उसमें क्या हो रहा है कि लड़कियां मार देती हैं, लड़कियां ऐसा ही करती हैं. या फिर अगर लड़कों के खिलाफ कोई केस आ जाता है तो लड़के ऐसे ही होते हैं.
अगर एक केस के भी बेसिस पर या एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर जब आप ओवर जनरलाइजेशन करने लगते हो, मतलब एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर जब आप चीजों को उसी बिलीफ सिस्टम से या उसी परसेप्शन से देखने लग जाते हो, उसको ओवर जनरलाइजेशन बोलते हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली इट कैन लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर. नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ह्यूमनिस्टिक मॉडल. अब ह्यूमनिस्टिक मॉडल क्या था, हम पिछले साल भी पढ़ चुके हैं, पिछले साल का याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन चैप्टर 2 में भी बता चुकी हूँ. तो ह्यूमनिस्टिक मॉडल क्या था, मतलब जो उनका मेन बेस है वो किस चीज में मानते हैं वो तो तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तो आगे की चीजें रिलेट कर पाओगे. ओके. एनीथिंग एल्स? तो बेस तो उनका ये है ना कि दैट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर सेल्फ मतलब हम जो बनना चाहते हैं हमें वो बनने दो. एवरी इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम, एवरी इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ लव एंड जॉय. इट्स द सोसाइटी दैट कम्स एज एन ऑब्स्टिकल. तो वो ऑब्स्टिकल बन के जब खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं हमें एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं. तो बेसिकली अगर हम फुली फंक्शनिंग वाली चीज भी लें तो हर इंसान क्या चाहता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अटेन करना चाहता है, मतलब अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे वर्क करना चाहता है. बट अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो एक हॉलो लाइफ, एक शैलो लाइफ जिएगा. शैलो लाइफ जिएंगे, डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट अल्टीमेटली लीड्स टू एबनॉर्मल बिहेवियर. अपने दिमाग में एसोसिएशंस बिठाओ, तब जाकर चीजें लर्न होंगी, वरना मडल अप करोगे एंड में. अभी ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक चैप्टर के टेस्ट हो रहे हैं और छोटे छोटे पोर्शंस के टेस्ट हो रहे हैं. जब एक साथ दो दो चैप्टर्स के टेस्ट होंगे ना, तब कॉन्सेप्ट्स मॉडल अप होंगे. इसलिए अपने दिमाग में बिठाना शुरू करो, एसोसिएशंस बिठाओ. ठीक है. So another psychological model is the humanistic existential model, which focuses on the broader aspects of human existence. Humanists believe that human beings are born with a natural tendency to be friendly, cooperative and constructive, and are driven to be self-actualized, that is to fulfill this potential for goodness and growth. Existentialists believe that from birth we have total freedom to give meaning to our existence or to avoid that responsibility. Those who shirk from this responsibility will live empty, inauthentic and dysfunctional lives. तो हमें अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है. अगर हमें अपनी लाइफ में पर्पस नहीं मिल रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान को लेनी पड़ेगी कि उसे पर्पस रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, वही उसकी लाइफ को एक मीनिंग देगा. जिस इंसान की लाइफ में एक पर्पस है, उसकी लाइफ अच्छी है, सेटिस्फाइंग है, वो उस पर्पस के टुवर्ड्स बढ़ रहा है. जिसकी लाइफ नहीं है पर्पसफुल, मीनिंगफुल, वो एक शैलो लाइफ जी रहा है. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर इज सोशियो कल्चरल फैक्टर. सोशियो कल्चरल फैक्टर में अब क्या होगा? अगर कोई इंसान को करेक्ट. ठीक है, फेयर इनफ. एनीथिंग एल्स? एग्जैक्टली. तो दीज आर द सोशो कल्चरल फैक्टर्स. जैसे जैसे हम सोसाइटी में अपने कल्चर में इंटरैक्ट करते हैं और वो चीजें हमें कैसे अफेक्ट करती हैं, एंड इट कैन अल्टीमेटली लीड्स टू एबनॉर्मल बिहेवियर. जैसे अगर हमें जैसे शुरुआत में हमने एक अप्रोच पढ़ी थी दैट अगर आप नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हो सोसाइटी के, तो आपको क्या है, एबनॉर्मल करार दे दिया जाएगा. तो आज अभी भी यही हो रहा है कि अगर एक इंसान को बोला जा रहा है तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तो एक ना एक दिन तो उसका बिहेवियर पागलों जैसा हो ही जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी उसको हर रोज वो चीज बोली जा रही है, तो वो कभी ना कभी उसके दिमाग में बैठ जाएगी. बिकॉज दिस इज व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी इज और मिररिंग न्यूरॉन्स इज, कि आपके सामने जो रोज रोज हो रहा है आप उसको मिरर करोगे. ठीक है, ये एक चीज हो सकती है. या फिर जो इतना सोसाइटी का हमारे ऊपर डिमांड होती है
डिमांड होता है, तो इसकी वजह से भी हमें एबनॉर्मल बिहेवियर्स हो सकते हैं। हमारा कल्चर किस तरीके का है, हमारा कल्चर क्या हमें एबनॉर्मल बिहेवियर के टुवर्ड्स जा रहा है? किसी का भी कल्चर किसी को एबनॉर्मल बिहेवियर के टुवर्ड्स नहीं डालता, बट आज जैसा कल्चर हमारा बन चुका है, हम अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने आप में रहेंगे तो लोगों से बात नहीं करेंगे, एट टाइम्स लोनली फील करेंगे। लोनली फील करेंगे, कोई बात करने के लिए नहीं होगा, अल्टीमेटली डिप्रेस्ड फील करेंगे। एंड डिप्रेशन अगर ट्रीट नहीं होगा तो वो आगे जाके मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बन जाएगा। सो दिस इज हाउ सोशो कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट आवर बिहेवियर एंड कैन अल्टीमेटली लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है। In addition to the biological and psychosocial factors, socio-cultural factors such as war and violence, group prejudice and discrimination, economic and employment problems, and rapid social change put stress on most of us and can also lead to psychological problems in some individuals. Now you tell me, अगर हम किसी के साथ में हम इसमें लिखा हुआ है prejudice and discriminating behavior, how prejudice is going to make a person abnormal? एज अ सर्टेन बिहेव कर रहा है तो देयर इज अ बाउंड टू रिस्ट्रिक्शन एंड वो यहाँ पे अच्छा, और कुछ पहले अंडरस्टैंड करो कि प्रेजुडिस होता क्या है। पहले ये बताओ प्रेजुडिस क्या होता है। बी हाँ, मतलब तुमने एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लिया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप के बारे में, अब तुम उसको नेगेटिव ही देखते हो, दैट इज प्रेजुडिस। एंड प्रेजुडिस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, ये स्टीरियोटाइप है, और इस स्टीरियोटाइप के बेसिस पर हम लड़कियों को कैसे देख रहे हैं, फ्रजाइल देख रहे हैं, ये उनको नहीं आता, लड़के रो नहीं सकते हैं, ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है, जिसके बेसिस पर अगर कोई लड़का रोएगा तो उसको लड़की बोल दिया जाएगा, या फिर कोई लड़का अगर बहुत ज्यादा एम्पैथी दिखाता है तो उसको बहुत ही गलत नामों से बुलाया जाता है, उसे चिढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। सो ये क्या है, ये प्रेजुडिस है। नाउ टेल मी, अब मैंने एग्जांपल भी दे दिया, हाउ प्रेजुडिस बिहेवियर विल लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर। हम्म हम्म सो एक तरीके से फियर ऑफ जजमेंट या फिर जेंडर स्टीरियोटिपिकल बातें बोली जा रही हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उस इंसान के साथ में बुलिंग हो सकता है, नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैंने इसलिए इस बात पर इतना ज्यादा स्ट्रेस डाला है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि वो बच्चा होमोसेक्सुअल था, क्योंकि वो बच्चा ट्रांसजेंडर था, तो उसके साथ में डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर हो रहा था, दैट अल्टीमेटली लेड टू सुसाइड। तो इस तरीके से प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर जो है अल्टीमेटली विल लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर इन दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ में ऐसा बिहेवियर हो रहा है। उन लोगों का कुछ नहीं जाता जो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो बस मुझे यहाँ पर ये चीज ऐड करनी थी, दिस इज वेरी मच कॉमन इन योर स्कूल्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारी क्लास में, प्लीज स्टैंड अप फॉर इट, या फिर एटलीस्ट उस इंसान के साथ में एक सपोर्ट बन के खड़े रहो। हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ लिया है कि सोशल सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो ऐसे लोगों को ना बहुत सब अकेला छोड़ देते हैं क्लास में। एक तो उनके साथ में बुलिंग हो रही है, दूसरा उनके साथ में कोई उनका दोस्त भी नहीं है, उन्हें कोई सपोर्ट करने को नहीं है। बच्चा बहुत बारी घर जाकर भी अपने पेरेंट्स को बात नहीं बता पाता, टीचर्स को बात नहीं बता पाता, क्योंकि टीचर्स भी ऐसा स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर रखते हैं, क्यों झूठ बोलूं, रखते हैं। तो स्टैंड अप फॉर इट, और एटलीस्ट अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं बोल सकते हो किसी के आगे क्योंकि तुम टारगेट हो जाओगे, तो एटलीस्ट उस बच्चे के सपोर्ट में रहो, कि कम से कम उसको ये लगे कि उसके साथ कोई तो है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे ही एज में बच्चों के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगते हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स आने लगते हैं, एंड कैन अल्टीमेटली लीड टू सुसाइड। ठीक है, तो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स इतना तो तुम कर सकते हो, तो बेयर मिनिमम है। ठीक है,
According to the socio-cultural model, abnormal behavior is best understood in light of the social and cultural forces that influence an individual. As behavior is shaped by societal forces, factors such as family structure and communication, social networks, societal conditions and societal labels and roles become more important. तो socio-cultural जो model है वो ये मानता है कि अगर आपको abnormal behavior को समझना है तो अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकते हो जब आप उसके सोशो कल्चरल फैक्टर्स को समझोगे, क्योंकि जो सबसे पहला हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे फैमिली होता है, हमारा फ्रेंड्स होते हैं, हमें क्या लेबल्स दिए गए हैं, हमें क्या रोल्स दिए गए हैं, और इस वजह से हम सबको पता है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिससे अल्टीमेटली एबनॉर्मल बिहेवियर आता ही है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते ही हैं. सो बेस्ट तरीका है समझने के लिए सोशो कल्चरल फैक्टर्स. It has been found that certain family systems are likely to produce abnormal functioning in individual members. Some families have an enmeshed structure in which the members are over-involved in each other's activities, thoughts and feelings. Children from this kind of family may have difficulty in becoming independent in life. अब बहुत सारे dynamic स्ट्रक्चर्स होते हैं फैमिली के, हर फैमिली के अपने स्ट्रक्चर्स हैं. तो डिसफंक्शनल फैमिलीज में बहुत ज्यादा ये चीज होती है कि या तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है बच्चे के साथ में या फिर कोई फैमिली है जो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है. तो दोनों ही केसेस में इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स ओनली. बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले बच्चे सेल्फ एस्टीम इश्यूज से घिरे रहते हैं. बहुत कम इन्वॉल्व होने वाली जो फैमिलीज हैं उनका अगेन कुछ भी हो सकता है. बहुत सारे क्राइम्स भी इसी वजह से बढ़ रहे हैं. ठीक है. Social networks play a role in mental well-being. Isolated individuals without strong relationships are more prone to prolonged depression. Already ये point मैं cover कर चुकी हूँ. Socio-cultural theorists also believe that abnormal functioning is influenced by the societal labels and roles assigned to troubled people. When people break the norms of their society, they are called deviant and mentally ill. Such labels tend to stick so that the person may be viewed as crazy and encouraged to act sick. The person gradually learns to accept and play the sick role and functions in a disturbed manner. So ऐसे हमने भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें सोसाइटल नॉर्म्स तोड़ने की कोशिश में एक इंसान को मेंटली इल या सिक या क्रेजी, पागल, डेविएंट, स्ट्रेंज, बिजार ऐसे लेबल्स दे दिए गए एंड धीरे धीरे उस इंसान ने भी प्ले अलोंग करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं पागल ही हूँ. अगर तुमने डियर जिंदगी देखी हो तो डियर जिंदगी का जो वो सीन है जिसमें वो एक्चुअली लैश आउट करती है अपने पेरेंट्स के ऊपर और अंकल आंट के ऊपर, तो जेन्युइनली वो थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर तो था, बिजार बिहेवियर तो था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो चीज महसूस कराई जा रही थी उसकी फैमिली के अंदर. ये तो हमेशा चिड़चिड़ी ही रहती है, ये तो कभी किसी से बात नहीं करती है. अरे क्यों बात नहीं करती है, क्यों चिड़चिड़ी रहती है, पूछो तो सही, जानने की कोशिश तो करो. सो बहुत बारी जो इंसान है वो प्ले अलोंग करता है एंड समटाइम्स इट लीड्स टू मोर डेंजरस डिसऑर्डर्स. ठीक है. सो इसलिए सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल. अब मैंने ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर साइकोलॉजिकल मॉडल्स पे क्वेश्चन आता है तो ये 6 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर तुमसे बोल सकते हैं कि कोई भी 2 साइकोलॉजिकल मॉडल्स जो है हमें एक्सप्लेन करो टू द एबनॉर्मल बिहेवियर. तो इसमें से कोई भी 2 तुम बता सकते हो और बाकी 5 चारों के तुम नाम लिख सकते हो. इसके अलावा भी डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल एकदम अलग है, वो इसके अंदर नहीं आता. साइकोलॉजिकल मॉडल्स आर ओवर, जिसके ऊपर पूरी की पूरी साइकोलॉजी बेस्ड है, वो मॉडल्स अब ओवर है. ठीक है. अब जो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है और इस पे यूजुअली क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, हम ये मानते हैं कि अगर कोई इंसान, डायथेसिस का मतलब है प्री डिस्पोजिशन, अगर किसी इंसान का प्री डिस्पोजिशन है टू अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और टू एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. जैसे लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था अपने एक स्टूडेंट का, ठीक है, कि उसको एडीएचडी था और फैमिली में भी बहुत ज्यादा पैथोलॉजी थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा था. सो अब ऐसे केस में क्या है, प्री डिस्पोजिशन है बच्चे का, वो ऑलरेडी जेनेटिकली प्री डिस्पोज है टू अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, जिसकी वजह से यस बच्चे को डिसऑर्डर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. अब ऐसे बच्चे का सेकेंड चीज क्या है, अगर उसका एनवायरमेंट भी ऐसा हो गया
तो उसको पक्का डिसऑर्डर होगी ही होगी, क्योंकि एक तो जीन्स अपना काम कर रहे हैं, दूसरा एनवायरमेंट अपना काम कर रहा है. दिस इज डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल. तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन प्लस एनवायरमेंट पक्का डिसऑर्डर होगी. ठीक है. One of the most widely accepted explanations of abnormal behavior has been provided by the diathesis stress model. This model states that psychological disorders develop when a diathesis, biological predisposition to the disorder, is set off by stressful situation. This model has three components. First, the diathesis or the presence of some biological aberration which may be inherited. The diathesis may carry a vulnerability to develop a psychological disorder. This means that the person is at risk or predisposed to the development of disorder. The presence of pathogenic stressors, that is factors or stressors that may lead to psychopathology. If such at-risk persons are exposed to these stressors, their predisposition may actually evolve into a disorder. This model has been applied to several disorders including anxiety, depression and schizophrenia. अब बहुत बारी ये लास्ट लाइन दे देते हैं कि this model has been applied to several disorders including anxiety, depression and schizophrenia. Describe the model. इसलिए ये लाइन डाल रखी है, तो कोई भी लाइन उठाकर दे देंगे एनसीईआरटी पे. Are we clear? चलो. Now we are going to begin with the major psychological disorders. ओके, सो मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, दोबारा से डिस्क्लेमर दे रही हूं, अपने आप को डायग्नोज करने मत बैठ जाना या किसी और को डायग्नोज करने मत बैठ जाना. मैं का शायद 2 क्लासेस पहले दिया था ये डिस्क्लेमर, दोबारा से याद दिला देती हूँ. डायग्नोसिस नहीं देना है. Even I am not a professional enough to give a disorder. I am a counseling psychologist. तो तुम लोग तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते हो. अवेयरनेस के लिए है, तुम्हें आसपास अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुम सामने वाले को अवेयर कर सकते हो कि आई थिंक यू नीड टू सी अ प्रोफेशनल, बट यू विल नॉट डायग्नोज अ पर्सन, यू विल नेवर लेबल अ पर्सन. ठीक है. फर्स्ट डिसऑर्डर है एंजाइटी डिसऑर्डर. अब हर डिसऑर्डर के नीचे मैंने पहले उसको डिफाइन कर रखा है, फिर उसके सिम्टम्स दे रखे हैं. तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज एंजाइटी डिसऑर्डर या डिस्क्राइब एंजाइटी डिसऑर्डर इन 2 मार्क्स, तो पहले उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, यानी कि उसकी डेफिनेशन दे दी, और उसके बाद में उसके सिम्टम्स. अब डेफिनेशन यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसऑर्डर का अगर एक भी डेफिनेशन का एक भी टर्म इधर उधर हुआ तो कोई फायदा नहीं है. बिकॉज एक तरीके से अपने आप को मेडिकल स्टूडेंट मान लो, जैसे मेडिकल स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना, डेफिनेशंस यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, वैसे ही है. ठीक है. So anxiety, the term anxiety is usually defined as a diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. मतलब बहुत strange फीलिंग होती है जिसमें हमें डर लग रहा होता है. कई बारी जो डर होता है वो जनरल चीजों के बारे में हो सकता है, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, हर चीज के बारे में डर लग रहा है, लेकिन मतलब यही है एक एप्रीहेंसिव फीलिंग या फिर एक फियर की फीलिंग. हमें भी नहीं पता वो फियर किस चीज का है. सिम्टम्स, अगेन सिम्टम्स के लिए यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि सिम्टम्स भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हो. ठीक है. The anxious individuals also shows combinations of the following symptoms: rapid heart rate, shortness of breath, diarrhea, loss of appetite, fainting, dizziness, sweating, sleeplessness, frequent urination and tremors. कोई भी टर्म है जो नहीं समझ में आई इसमें? ठीक है. ओके. अब सबसे ज्यादा रेकरिंग क्वेश्चन जो है वो है व्हेन डज एंजाइटी बिकम अ डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर कब बनती है? सो नर्वसनेस, नॉर्मल डर लगना किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन से पहले कि तुम
पहली बार लेक्चर देने के लिए जा रहे हो, तो मुझे आज तक जब पहला मेरा वो होता है लेक्चर होता है या फिर पहली बार मेरा किसी बच्चे के साथ में ट्रायल होता है, मुझे आज तक नर्वसनेस होती है। ठीक है, तो नर्वसनेस इज फाइन। आप डॉक्टर के पास गए हो, डेंटिस्ट के पास गए हो, इंटरव्यू के लिए बैठे हो, नर्वसनेस इज फाइन। लेकिन ये नर्वसनेस एंजाइटी कब बनती है? जब वो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स करना शुरू करे। तो अगर आपको अपने जैसे यूजुअली वो बटरफ्लाईज फील होती है ना, बटरफ्लाईज इन द स्टमक, तो वो फीलिंग जो है वो नर्वसनेस की है। बट अगर वो फीलिंग ऐसी हो गई है कि आपकी धड़कनें तेज हो रही हैं, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, दैट इज एंजाइटी एंड इट इज समहाउ अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस, दैट इज एंजाइटी। ओके, so everyone has worries and fears. We experience anxiety when we are waiting to take an examination or to visit a dentist or even to give a solo performance. This is normal and expected and even motivates us to do our task well. On the other hand, high levels of anxiety that are distressing and interfere with effective functioning indicate the presence of an anxiety disorder, the most common category of psychological disorders. आज बहुत कॉमन हो चुकी है एंजाइटी, वो हम सबको पता है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में कितनी बार तो बोर्ड के पेपर में आते हुए देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, मुझे ऐसा लगता है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम जीएडी भी बोलते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब है कि जब कुछ पता नहीं है कि किस वजह से एंजाइटी हो रही है, कोई वजह नहीं है, हर बात पे एंजाइटी हो रही है या हर बात पे डर वाला जो वो फीलिंग होती है, जो एप्रीहेंशन वाली फीलिंग है, हर बात पे वो फीलिंग आ रही है, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, कि बिल्कुल ही अब बेड से निकल के नहाने जाने में क्या डर हो सकता है, लेकिन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वाले लोग ऐसे होते हैं कि उनको बेड से निकल के नहाने जाने में भी डर लग रहा होता है कि कैसे नहाने जाऊं। दिस इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, so it consists of prolonged, vague, unexplained and intense fear that are not attached to any particular object. The symptoms include worry and apprehensive feelings about the future, hypovigilance, which involves constantly scanning the environment for dangers. It is marked by motor tension, as a result of which the person is unable to relax, is restless and visibly shaky and tense. अपने आसपास तुमने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन डायग्नोज नहीं करना है। ऐसी कोई टर्म जो नहीं समझ में आई? हाइपरविजिलेंस भी समझ में आ गया ना? नेक्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर। अब तुमने बहुत बार लोगों को बोला होगा कि मुझे पैनिक अटैक आ गया, बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, सॉरी, कि मुझे पैनिक अटैक आ गया। ठीक है, पैनिक अटैक इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एंजाइटी अटैक। ठीक है, एंजाइटी अटैक अलग होता है, पैनिक अटैक अलग होता है। पैनिक डिसऑर्डर इज समथिंग एल्स, इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में यूजुअली क्या होता है कि एक थॉट होता है या एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो कि कभी भी उस इंसान की दिमाग में आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, किसी चीज से भी ट्रिगर हो सकता है या फिर कभी कभी किसी चीज से ट्रिगर नहीं भी होता, वो एकदम से आ जाएगा और वो चीज उसको इतना ज्यादा अराउजल दे देगी, मतलब उसको इतना ज्यादा ट्रिगर कर देगी कि उसको पैनिक अटैक आ जाएगा। पैनिक अटैक में भी यही सिम्टम्स होते हैं, पैल्पिटेशंस, हाथ पैर कांप जाना, मतलब ट्रेमोर्स। ठीक है, एंड इसके अलावा इंसान को ये डर भी आ जाता है कि शायद मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। दिस इज द पीक ऑफ एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, so it consists of recurrent anxiety attack in which the person experiences intense terror. A panic attack denotes an abrupt surge of intense anxiety rising to a peak when thoughts of a particular stimulus are present. Such thoughts occur in an unpredictable manner. The clinical features include shortness of breath, dizziness, trembling, palpitations, choking, nausea, chest pain or discomfort, fear of going crazy, losing control or dying. ठीक है, हमने ये चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि बहुत बारी हमारी बॉडी ऐसे फिजियोलॉजिकल
सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देती है जो कि एक्चुअली स्ट्रेस के होते हैं। और स्ट्रेस भी कहाँ से ही आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से ही तो हमें एंग्जाइटी होती है। तो दैट मीन्स इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें चेस्ट पेन अगर हो गया तो हमें लगता है कि हार्ट अटैक आ गया, तो ऑब्वियसली इंसान को लगेगा कि मैं मर जाऊंगा, बट एक्चुअली वो हार्ट अटैक नहीं होता है, वो चेस्ट पेन होता है, वो एक फिजियोलॉजिकल सिम्टम है। ऑफ कोर्स उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक मेंटल हेल्थ इशू तो है। नेक्स्ट इज फोबियाज। ओके, फोबियाज जो होते हैं वो इरैशनल फियर्स होते हैं। इरैशनल फियर्स मतलब बेफिजूल के, एक तरीके से कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो। अब लीजर्ड से डर लग रहा है, इतना ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि जिस रूम में मैं उस रूम में जाऊंगी ही नहीं, या फिर दूर खड़ी होकर भी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं लीजर्ड को देख के, या फिर ये इमेजिन करके कि ओ मैं कैसा फील करूंगी अगर मैं 42nd फ्लोर पे हूँ और अगर मैंने 42nd फ्लोर से नीचे देख लिया तो मेरा सर घूम जाएगा। दिस इज फोबिया। सो ये इरैशनल फियर्स हैं जिनको हम फोबियाज बोलते हैं, और रेकरिंग क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। Phobias who have people who have phobias have irrational fears related to specific objects, people or situation. जैसे generalized anxiety disorder में कोई particular topic नहीं है जिससे anxiety हो रही है, यहाँ पर कोई particular topic है, people, objects or situations. Phobias often develop gradually or begin with a generalized anxiety disorder. तो ग्रेजुअली होते हैं, किसी को ऑब्जर्व होकर भी हो सकते हैं, या फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आगे फोबियाज भी हुए हैं। जैसे बहुत बारी अगर तुमने देखा हो कि लाइक कुछ लोगों के साथ में क्या होता है कि जिन्होंने अगर केसेस देखे हैं मैंने कि जिन्होंने अगर अपने घर में बहुत ज्यादा झगड़े देखे हैं बहुत छोटी उम्र से, क्योंकि बच्चे तो नहीं रेगुलेट कर सकते हो ना, उनका नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, तो उनके आगे जरा सा चिल्ला भी दो तो वो सहम जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने झगड़े देखे हैं अपने घर में बहुत ज्यादा, तो वो आज भी अगर उनके सामने कोई उनको पता चल रहा होता है कि उनके झगड़ा हो जाएगा तो उनका पूरा हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उनकी पूरी बॉडी शिवर करने लग जाती है। दिस इज अ काइंड ऑफ फोबिया। सोच कर भी हाथ पैर कांपने शुरू हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा चेस्ट में ब्लॉकेजेस, अनकंफर्टेबल फीलिंग जो कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक लग रहा है, दैट इज ऑल्सो अ फोबिया, कि एक सिचुएशन से फोबिया अराइज हो गया है। ठीक है, ओके। सो फोबिया अभी तक तुम समझ गए होगे कि क्या होगा। अब फोबियाज के जो होते हैं वो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होगा, यहाँ पर सबसे कॉमनली अकरिंग फोबिया है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स इरैशनल फियर सच एज इंटेंस फियर ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल और ऑफ बीइंग इन एन एनक्लोज स्पेस। अब कुछ भी हो सकता है, हाइट का डर, स्विमिंग का डर, पानी का डर, एनीथिंग। दिस इज स्पेशल फोबिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे तरीके के डर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मेरे को भी नहीं पता ऑनेस्टली याद नहीं है मेरे को, बट बहुत सारे तरीके के फोबियाज होते हैं। मतलब मैंने उस दिन भी कोई मूवी देखी थी, उसमें भी ऐसे कुछ कभी सुना भी नहीं था उस चीज के बारे में, बट इट वॉज अ फोबिया। क्या कर सकते हैं, कुछ फील किया होगा उस इंसान ने कभी। सो दीज आर स्पेसिफिक फोबियाज। नेक्स्ट इज सोशल फोबिया। सोशल फोबिया नाम से समझ में आ रहा है, जब किसी इंसान को सोशलाइज करने में प्रॉब्लम हो या फिर उसको सोशलाइज करने वाली सिचुएशन से डर लगने लग जाए, दैट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल फोबिया। इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटिंग फियर एंड एम्बैरेसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर्स कैरेक्टराइजेस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल फोबिया। नेक्स्ट इज अगोराफोबिया। अगोराफोबिया में लोगों को इस बात का डर होता है कि उनको अनफेमिलियर सिचुएशंस में नहीं जाना है, अनफेमिलियर प्लेसेस में नहीं जाना है। अगर अनफेमिलियर स्पेस होती है या कोई भी अनफेमिलियर सिचुएशन होती है तो उन्हें एंजाइटी हो जाती है। दिस इज अगोराफोबिया। ठीक है,
Agoraphobia is the term used when people develop a fear of entering unfamiliar situations. Many people with agoraphobia are afraid of leaving their home, so their ability to carry out normal life activities is severely limited. और ऐसा कहा जाता है कि माइकल जैक्सन को भी अगोराफोबिया था. अब था कि नहीं था पता नहीं, उनको वैसे भी बहुत सारी डिसऑर्डर्स थी. नेक्स्ट जो एंजाइटी डिसऑर्डर का टाइप है वो है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम SAD भी बोलते हैं. सैड नहीं बोलोगे, ना ही इसको गैड बोलोगे. इट्स GAD, इट इज SAD. ओके, सो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो बच्चों में होती है यूजुअली, जब उनको किसी भी केयर गिवर या फिर अपने पेरेंट्स से जुदा होने का डर होता है. उनको अगर दूर कर दो उनसे तो उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होने लग जाती है. अब अगर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो ट्रीट नहीं करी गई तो आगे जाकर बच्चे को ऐसे किसी भी इंसान से सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है जिससे वो इमोशनली अटैच्ड है. ठीक है, तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम गोइंग. ठीक है, सो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में यूजुअली जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है. अगर उनको डिफरेंट रूम्स में सुला दो तो फिर वो टेम्पर टैंट्रम्स शो करते हैं. बहुत बारी तो बच्चे अपना मतलब हार्मफुल भी हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, अपना दीवार सर में मार देंगे कि नहीं हमें तो साथ लेकर जाओ या अपने साथ ही सुलाओ. दिस इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, so individuals with separation anxiety disorder are fearful and anxious about separation from attachment figures to an extent that is developmentally not appropriate. क्योंकि हर बच्चा धीरे धीरे अडेप्ट कर जाता है, बट अगर वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं SAD हो सकता है. और अटैचमेंट फिगर ही लिखना, पेरेंट्स मत लिखना, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू ऑल अटैचमेंट फिगर्स, जिसमें फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, लवर्स भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है. जिससे अटैचमेंट हो गई उसको फिर खोने का डर. ठीक है, children with SAD may have difficulty being in a room by themselves, going to school alone, are fearful of entering new situations and cling to and shadow their parents every move. To avoid separation, children with SAD may fuss, scream, throw severe tantrums or make suicidal gestures. ठीक है, इसके अलावा और जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें आ जाता है सेलेक्टिव म्यूटिज्म, substance or medication induced anxiety disorder, anxiety disorder due to another medical condition. selective mutism मतलब समझा देती हूँ कि जिस इंसान से भी उनको डर पैदा हो गया है उसके सामने वो इंसान चुप हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा. एग्जैक्टली. नेक्स्ट इज सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, कि कभी किसी मेडिकेशन पे थे या फिर अल्कोहल हद से ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो सब्सटेंस अब्यूज हुआ, सब्सटेंस अब्यूज की वजह से एंजाइटी हो गई. दैट इज सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन. कोई मेडिकल कंडीशन हुई, जैसे जो कीमोथेरेपी लेते हैं जो लोग, उनको फिर वहां की जो स्मेल होती है वो उनके दिमाग में बैठ जाती है, फिर ऐसी स्मेल भी उनको कहीं और आती है तो उनको एंजाइटी हो जाती है. बिकॉज कीमो इज दैट हार्श, दैट अनकंफर्टेबल, कि उनको वो उस टाइम पे अगर कहीं याद भी आ गया तो उनको एंजाइटी हो जाएगी. सो विद दिस द एंजाइटी डिसऑर्डर इज ओवर. नेक्स्ट क्लास में वी विल बिगिन विद OCD.